हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कुमार सुशील जांगीड़। आज हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुणों की बात करेंगे। भौतिक गुण में फर्स्ट हम ले रहे हैं अवस्था। कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 9 तक जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो ए रुचिकर गंध युक्त द्रव होते हैं। कार्बन नंबर 9 से अधिक नंबर वाले जो उच्चतर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो मोम जैसे ठोस होते हैं। दूसरा भौतिक गुण ले रहे हैं क्वथनांक। कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो क्वथनांक होते हैं वो समान अनुभार वाले अल्कोहल से अधिक होते हैं। इसका कारण ये है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनमें परबल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं और परबल हाइड्रोजन बंध के कारण इनमें संगुणन हो जाता है और ये हाइड्रोजन बंध वाष्प अवस्था में भी आसानी से नहीं टूटते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो एप्रोटिक विलायक जैसे बेंजीन इनमें हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर द्विलक बना लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे R इससे जुड़ा हुआ C से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ O और इससे जुड़ा हुआ OH। ये पहला कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे ही C से जुड़ा हुआ R, O इससे जुड़ा हुआ H और इस C से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन। तो हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन में अधिक विद्युतऋणी ऑक्सीजन, इस पर आंशिक ऋणावेश। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन कम विद्युतऋणी, हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा आंशिक ऋणावेश। ऐसे ही इस कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन अधिक विद्युतऋणी, ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और OH इनमें से ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश। तो ये ऑक्सीजन जो आंशिक ऋणावेशित है दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन को आकर्षित करेगा। ऐसे ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित होगा और इनके बीच में क्या बन जाएगा हाइड्रोजन बंध। तो ये बन गया हाइड्रोजन बंध। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर एक द्विलक बना रहे हैं, परिणाम स्वरूप इनके जो क्वथनांक है वो उच्च होते हैं और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनमें हाइड्रोजन के साथ भी जल के साथ भी हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है। अगला जो भौतिक गुण है नंबर 3 वो हम ले रहे हैं विलेयता। विलेयता में अगर हम बात करें तो जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन नंबर जो 4 है, कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 4 तक के जो हैं ये जल में विलय होते हैं क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। उच्चतर जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं इनकी जल में विलेयता घटती है क्योंकि जैसे जैसे आकार बढ़ेगा हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग है एल्किल ग्रुप ये जल प्रतिकर्षी होता है। तो जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा वैसे वैसे जल प्रतिकर्षी भाग का आकार बढ़ेगा, परिणाम स्वरूप जल में विलेयता घटेगी। हम बात कर रहे हैं ये जल में कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो सपोज करें ये वाटर है, अब हम इसके पास लेकर आ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये C डबल बॉन्ड O इससे जुड़ा हुआ O और इससे जुड़ा हुआ इसका H। ऐसे ही दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड तो C इसका O, ऐसे ही
ये O, इससे जुड़ा हुआ H और इससे जुड़ा हुआ R। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन दोनों में आंशिक ऋणावेशित ऑक्सीजन, इस पर आंशिक धनावेश, इस पर आंशिक धनावेश, ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश, इसमें ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश। तो ये ऋणावेशित ऑक्सीजन धनावेशित हाइड्रोजन की ओर आकर्षित होगा, ये धनावेशित हाइड्रोजन ऋणावेशित ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित होगा। ये कौन सा बंध बन रहा है यहाँ पर, दोनों के दोनों कौन से बंध है, हाइड्रोजन बंध। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का जो तीसरा मॉलिक्यूल है इसके पास जब आएगा तो ये उसका हाइड्रोक्सिल समूह, इससे जुड़ा हुआ C डबल बॉन्ड O और इससे जुड़ा हुआ एल्किल समूह। तो ये ऑक्सीजन जो है ऋणावेशित इस तीसरे कार्बोक्सिल एसिड के जो तीसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसके आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन की ओर आकर्षित होगा और यहाँ भी क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बंध। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसीलिए जल में विलय हैं। लेकिन जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे जल में विलेयता घटेगी, क्योंकि एल्किल ग्रुप जल प्रतिकर्षी होते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल कम ध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन, ईथर, इनमें भी विलय होते हैं। अब हम ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण और इसमें फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है वो हम ले रहे हैं OH बंध विखंडन वाली अभिक्रियाएं। इसमें हम लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की धातुओं व सार से अभिक्रिया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, जैसे हमने ये ले लिया RCOOH, इसकी अभिक्रिया धातु जैसे सोडियम से। तो सोडियम धातु क्या करेगी, यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी। तो RCOO हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा Na+, H+ कन्वर्ट हो जाएगी H2 में। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ भी 2 कर देंगे और सोडियम भी कितना ले लेंगे, 2। ये जो बना है ये बन गया अपना सोडियम कार्बोक्सिलेट। सेकंड ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन सार से। तो यहाँ का H यहाँ का OH ये निकल जाएगा H2O प्लस बचा क्या RCOO, यहाँ H की जगह कौन आ जाएगा, Na। ये भी क्या बन गया, सोडियम कार्बोक्सिलेट, जो क्या है लवण और साथ में क्या है जल। एक और रिएक्शन ले रहे हैं RCOOH, ये रिएक्शन ले रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से NaHCO3। तो क्या होगा, ये जो H है इसकी जगह कौन आ जाएगा, Na। तो ये हो गया RCOONA प्लस ये जो कार्बोनेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और यहाँ का H, ये H कितना हाइड्रोजन हो गए, 2 और इसका बचा हुआ ऑक्सीजन, ये क्या बना लेंगे, H2O। तो ये तीनों जो रिएक्शन है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम के साथ सोडियम कार्बोक्सिलेट और हाइड्रोजन गैस देता है, सार के साथ सोडियम कार्बोक्सिलेट जल देता है और सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके सोडियम कार्बोक्सिलेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। ये तीनों अभिक्रियाएं ये प्रदर्शित करती है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय होता है। ये जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है ये एल्कोहल भी देते हैं, लेकिन एल्कोहल ये दोनों अभिक्रियाएं नहीं देते हैं। फिनोल फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन देते हैं लेकिन थर्ड नहीं देते, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल तीनों रिएक्शन देते हैं। तो रिएक्शन के आधार पर भी हम बता सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल और फिनोल से भी अधिक अम्लीय होते हैं। अब ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये जल से भी प्रबल अम्ल होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया जब वाटर से करवाई जाए तो ये वाटर को H+ दे देते हैं। तो यहाँ से जैसे H निकलेगा बचेगा क्या, RCOO- प्लस, जब वाटर H+ ले लेगा तो क्या बनाएगा, H3O+। कार्बोक्सिलिक अम्ल की जल से अभिक्रिया से ये जो आयन बना है H+ निकलने के बाद इस आयन का नाम है कार्बोक्सिलेट आयन और साथ में क्या बना है, हाइड्रोनियम आयन, जो ये स्पष्ट करते हैं कि ये
क्योंकि जल को H प्लस दे रहा है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल जल से भी प्रबल अम्ल है। अगर इसके ऊपर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाएं, ये उत्क्रमण प्रोसेस है, अगर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाएं तो इसका जो के इक्विलिब्रियम है यानी साम्य अवस्था स्थिरांक है वो किसके बराबर होगा? उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। तो उत्पाद में अपने क्या है? एक तो है कार्बोक्सिलेट आयन और साथ में क्या है? हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, बटा अभिकारक में क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल और इसके साथ में क्या है? वाटर। तो अगर मैं वाटर को इस तरफ ले आऊँ तो के इक्विलिब्रियम के गुणा में चला जाएगा, तो के इक्विलिब्रियम इनटू अगर वाटर की सांद्रता ले लें तो एक नया स्थिरांक आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा? के ए। तो अब के ए क्या हो जाएगा? के ए हो जाएगा RCOO माइनस की सांद्रता इंटू H3O प्लस की सांद्रता अपन में क्या बच जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल की सांद्रता। तो ये हो गया RCOOH। ये के ए क्या है? ये के ए है अम्ल का वियोजन स्थिरांक। इसका मतलब के ए का मान जितना अधिक होगा अम्ल का वियोजन उतना ही अधिक होगा और अम्ल की अम्लता बढ़ेगी। तो के ए का मान अगर ज़्यादा है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता भी ज़्यादा होगी। अगर मैं इस के ए का ऋणात्मक लघुगुणक ले लूँ तो क्या होगा? माइनस log के ए, ये किसके बराबर हो जाएगा? पी के ए। अब यहाँ एक रिलेशन है कि पी के ए का मान जो पी के ए है जितना कम होगा के ए का मान जितना अधिक होगा वह अम्ल उतना ही अधिक अम्लीय होगा। तो अगर कंपैरिजन करें तो जिसके पी के ए का मान कम होगा वो अधिक अम्लीय होगा और जिसके के ए का मान अधिक होगा वो अधिक अम्लीय होगा। अब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल की अम्लता की तुलना कर रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो फिनोल से अधिक अम्लीय होता है, इसके लिए कारण निकाल रहे हैं। तो कारण में जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOOH, इसमें H प्लस निष्कासन के पश्चात क्या बनता है? कार्बोक्सिलेट आयन और साथ में क्या बन जाएगा? H प्लस। इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलेट आयन। तो इसकी संरचना कुछ ऐसी है, RC डबल बॉन्ड O और O पर क्या है? नेगेटिव। तो H प्लस के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है ये अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। अब देखो ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है तो बाकी कितने बचे? 4। इस पे नेगेटिव वाला एक एक्स्ट्रा लोन पेयर, बाकी इसके खुद के 6 हो गए। तो ये क्या करेगा? ये अपने बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ से खींच लेगा। तो अनुनादी संरचना क्या होगी? RC डबल का क्या हो गया? सिंगल, 2 लोन पेयर थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसने बंद के इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो 4 के 6, इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। यहाँ पहले सिंगल था लेकिन इसने एक लोन पेयर देते तो यहाँ क्या आ गया? डबल, और 6 के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। तो हम देख रहे हैं कि H प्लस के निष्कासन के पश्चात जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। लेकिन जो फिनोल होता है इसमें जब H प्लस निकलेगा OH, तो जैसे ही इसे H प्लस निकलेगा जो आयन बनेगा उसका नाम क्या है? फिनोक्साइड आयन। इसके 4 इलेक्ट्रॉन खुद के थे, हाइड्रोजन ले लिए तो इसमें 6 हो गए और चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। ये क्या है? फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना हम पढ़ चुके हैं तो मैं फटाफट बना देता हूँ ताकि इनका कंपैरिजन हम आराम से कर सकें। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, 4 के 6 हो जाएंगे पॉजिटिव, इसको ऐसे कर लेते हैं। हम पता है ये लोन पेयर यहाँ देगा तो बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ खींच लेगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। ऑक्सीजन ने दिए हैं तो इस पर क्या आ गया? प्लस। अब क्या होगा? ये नेगेटिव आगे जाएगा तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा तो क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग। नेगेटिव यहाँ आया तो यहाँ डबल बॉन्ड, इसने खींच लिया तो यहाँ आ गया नेगेटिव। ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, ऊपर डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव वापस यहाँ आएगा तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अगली संरचना क्या होगी? अगली संरचना में
बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड एज इट इज, नेगेटिव यहाँ आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसने खींचा है इस पर नेगेटिव, ऊपर नो चेंज, 4 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज। एंड में क्या होगा, नेगेटिव वापस यहाँ देगा तो ऑक्सीजन अपने बंद के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो एंड वाली स्ट्रक्चर क्या होगी, इसने खींच लिया तो वापस सिंगल बॉन्ड, 4 के वापस 6 हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड इसने दिया तो यहाँ वापस डबल बॉन्ड। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से ज़्यादा अम्लीय होते हैं। इसका कारण नंबर 1 ये है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में H+ के निष्कासन के पश्चात जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है उसमें नेगेटिव चार्ज अधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन में है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर है और यहाँ पर भी कहाँ है, ऑक्सीजन में। जबकि फिनोल में H+ निष्कासन के पश्चात जो फिनोक्साइड आयन बनता है उसमें हम देखेंगे कि नेगेटिव, इन इतनी सारी अनुनादी संरचनाओं में नेगेटिव चार्ज केवल यहाँ ऑक्सीजन के पास है, बाकी यहाँ भी कार्बन पर नेगेटिव है, यहाँ पर भी कार्बन पर नेगेटिव है, यहाँ पर भी कार्बन पर नेगेटिव है। तो फिनोल में फिनोक्साइड आयन जो होता है उसकी अनुनादी संरचना में ऋणावेश कम विद्युत ऋणी कार्बन पर है, जबकि फिनोक्साइड आयन में ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर है। सेकेंड, कार्बोक्सिलेट आयन में ऋणावेश का विस्थानीकरण 2 अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच हो रहा है, जबकि फिनोक्साइड में ऋणावेश का विस्थानीकरण कम विद्युत ऋणी कार्बन पर हो रहा है। तो क्योंकि कम विद्युत ऋणी अगर तत्व पर नेगेटिव रहेगा तो वो कम स्थायी होगा। तो इन दोनों सम्मिलित कारणों के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से अधिक अम्लीय होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसको हम जनरल समझते हैं। ये जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल की स्ट्रक्चर है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा ऑक्सीजन की ओर विस्थापित होंगे उतना ही ज़्यादा ये बॉन्ड वीक होगा और H+ आसानी से निकल जाएगा, और जितनी आसानी से H+ निकलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल उतने ही ज़्यादा अम्लीय होंगे। सेकेंड, OH बंध के इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा ऑक्सीजन से दूर जाएंगे ये बंध उतना ही प्रबल होगा और H+ के निकलने की संभावना उतनी ही कम होगी, और जब H+ कम निकलेगा तो अम्लीयता घटेगी। अब यहाँ हम 2 प्रकार के समूह की बात कर रहे हैं। पहला है +I प्रभाव वाले समूह। अगर एल्कोहल से +I प्रभाव वाले समूह जुड़े हैं तो +I प्रभाव वाले समूह इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। जैसे मान लो CH3 जुड़ा हुआ है, R की जगह मैं CH3 ले रहा हूँ, तो ये क्या करेंगे, CH3 समूह ये कार्बोक्सिलिक अम्ल को इलेक्ट्रॉन देंगे। परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन +I प्रभाव आगे ऑक्सीजन पर जाएगा। इसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के कारण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध की प्रबलता भी बढ़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन को कम आकर्षित करेगा। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ कम विस्थापित होंगे, तो H+ के निकलने की संभावना कम होगी। सेकंड, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है, ये वाला आयन, इसमें अगर जैसे मेथिल समूह जुड़ा है इलेक्ट्रॉन दाता समूह, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। परिणाम स्वरूप ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसके स्थायित्व में कमी होगी। कंपैरिजन की बात करते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, इनके अगर कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ CH3 इलेक्ट्रॉन दाता समूह है और यहाँ एथिल इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। तो जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता घटेगी। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा फॉर्मिक एसिड और सबसे कम अम्लीय होगा प्रोपेनोइक अम्ल। सबसे अधिक अम्लीय फॉर्मिक एसिड और सबसे कम अम्लीय कौन होगा, प्रोपेनोइक अम्ल। सेकेंड हम ले रहे हैं -I प्रभाव वाले समूह। -I प्रभाव वाले जो समूह होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। जैसे हम बात करें फ्लोराइड, तो मान लो अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल में जैसे H+ निकलने के बाद क्या बना है, कार्बोक्सिलेट आयन, तो यहाँ हमने जैसे जोड़ दिया CH2 और यहाँ हमने क्या जोड़ दिया F। F क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राही है, परिणाम स्वरूप ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा।
और माइनस का प्रभाव आगे शिफ्ट होगा। तो क्योंकि फ्लोराइड इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा, तो कार्बोक्सिलेट आयन का जो नेगेटिव चार्ज है वो फ्लोरीन पर शिफ्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर नेगेटिव चार्ज का विस्थानीकरण होगा, तो कार्बोक्सिलेट आयन की जो स्थायित्व है या कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व है वो बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता उतनी ही ज़्यादा होगी। सेकंड, अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़े हैं तो इसको हम ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, परिणाम स्वरूप कार्बोक्सिलिक एसिड से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेंगे तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी होगी। परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे बंध दुर्बल हो जाएगा और H+ आसानी से निकल जाएगा। परिणाम स्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता बढ़ेगी। अगर हम कंपैरिजन की बात करें, जैसे मान लो CH2F COOH, Cl CH2 COOH, Br CH2 COOH, और अगला हम ले रहे हैं ICH2 COOH। अगर इनकी बात करें कि कौन सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता भी ज़्यादा होगी। और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षित होंगे, कार्बोक्सिलेट आयन की स्थायित्व बढ़ेगा, और कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व बढ़ेगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता भी बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय तब होगा जब फ्लोरीन जुड़ा होगा, और सबसे कम अम्लीय तब होगा जब क्या जुड़ा होगा, आयोडीन। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की संख्या बढ़ने पर भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता बढ़ती है। NCERT बुक से रिलेटेड ये एक हम एग्जाम क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक अधिक अम्लीय है? तो हमने अभी देखा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता जो है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह के जुड़ने पर बढ़ेगी, लेकिन अम्लता जो है वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ने पर घटेगी। तो इसी के बेस पर हम ये कर रहे हैं। पहला जैसे है, तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ जुड़ा हुआ CH3, और यहाँ एक हाइड्रोजन हटा के वहाँ क्या जोड़ दिया, F। क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होने के कारण अधिक अम्लता प्रदर्शित की जाएगी। तो इनमें से ये अधिक अम्लीय होगा। सेकंड है CH2F COH CH2, तो इसमें चेंज यहाँ है, एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो फ्लोरीन क्लोरीन से अधिक विद्युत ऋणी है, तो अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रभाव होगा, तो ये वाला अधिक अम्लीय होगा। थर्ड में हम देखें तो इसमें फ्लोरीन जुड़ा सबसे एंड में, और यहाँ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल से सेकंड वाले कार्बन पर। तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी और इलेक्ट्रॉन दाता समूह जितने अधिक दूर जुड़े होंगे उनका प्रभाव उतना ही कम होगा। तो क्योंकि ये अधिक दूर है तो इसका प्रभाव कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। तो कौन ज़्यादा अम्लीय होगा, ये वाला। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल पर समान रूल फॉलो होते हैं। जैसे मान लो ये मैं एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूँ। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जैसे ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा, और ये भी कौन है, ऑर्थो। अगर ऑर्थो स्थिति पर व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़े हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता बढ़ेगी, और अगर इन स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह यानी +I प्रभाव वाले समूह जुड़े हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अम्लता है वो घटेगी। तो इसमें यहाँ है CF3 फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, और यहाँ है CH3, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन दाता। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी वाला अधिक अम्लीय होगा। और अगर हम एक कंपैरिजन की बात करें तो जैसे मैं लिख रहा हूँ एक और एग्जांपल, जैसे मान लो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ मैंने जोड़ दिया OCH3, मान लो ये फर्स्ट है। सेकंड मैंने जोड़ दिया कार्बोक्सिलिक एसिड,
और इसके पैरा में जोड़ दिया नाइट्रो NO2 और थर्ड मैंने कह दिया कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके पैरा में जोड़ दिया मेथोक्सी समूह। तो यहाँ तो अच्छा इसको ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड कर लेते हैं। तो यहाँ तो ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं नाइट्रो समूह, और नाइट्रो समूह कैसा है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी, और मेथोक्सी समूह कैसा है, इलेक्ट्रॉन दाता। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दाता समूह है तो ये सबसे कम अम्लीय होगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है तो ये सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। तो सबसे अधिक अम्लीय होगा नाइट्रो वाला, उससे कम कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है यानी बेंजोइक एसिड, और उससे कम कौन होगा जिसमें मेथोक्सी जुड़ा है। तो सबसे अधिक अम्लीय में नंबर 1 ये होगा, 2 नंबर पर ये हो जाएगा और 3 नंबर पर ये हो जाएगा। तो हमने देखा कि चाहे एरोमेटिक एल्कोहल हो, चाहे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े हैं तो अम्लता बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जुड़े हैं तो अम्लता घटेगी।